हेलो दोस्तों। आज हम लोग 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स का। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में हम लोग कैसे एलिमिनेशन और ट्रिक्स और रूल्स लगा के आंसर तक पहुंचेंगे, और कौन से क्वेश्चन है जो नॉलेज से सोल्व थे। और ये सेट ए है, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। हालांकि हम लोग बोलते हैं कि जो पॉलिटी होती है हमारी, उसमें रूल्स कम अप्लाई होते हैं, कुछ ही रूल्स होते हैं। मोर ऑफ ये नॉलेज ओरिएंटेड आता है, तो अवॉइड ही करना पॉलिटी में। मैक्सिमम आप नॉलेज पे बेसिस पे जाना, और आपको अगर नॉलेज होगी तो ये पहली स्टेटमेंट है गलत, ठीक है। और फिर भी अगर आप रूल्स जाना चाहो तो सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर ही क्यों भाई, और मेंबर क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत। दूसरी, रिसेंटली, ये मोर ऑफ थोड़ा ही कॉमन सेंस की है। रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। अब देखिएगा, हमें कितने साल हो गए, ये 2017 का पेपर है। आज़ादी के इतने साल के बाद क्या अब तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास ही नहीं हुआ हो गया क्या? खुद सोचने की बात, आप खुद सोच के देखिएगा कि एग्जामिनर ने जस्ट इसको गलत बनाने के लिए कितनी एक वेग स्टेटमेंट पूछी है। तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंस पूछा है कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल। दो कल्चर्स हैं डिफरेंट, उनमें क्या डिफरेंस है वो पूछा है। अब देखिए, ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर, वेयर एज पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैम। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मोर ऑफ नॉलेज है। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो आर्यंस थे उन्होंने लड़ाई भी की थी, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसा कोई हमें सबूत मिले नहीं थे, लड़ाई वगैरह हुई थी, कोई वेपन्स वगैरह वो सब, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो हम इसको होल्ड करते हैं एक बार। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। अब देखिएगा, सिर्फ दो ही ये जो आपको है ना मिनरल्स और रिसोर्सेज, इनका दो ही का ही पता था, सिर्फ कॉपर और आयरन। और एग्जामिनर ओनली स्टेटमेंट हम लोग देखते ही हैं, ओनली एग्जामिनर डालता है स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाने के लिए, ठीक है। अब तीन स्टेटमेंट पूछिए, कोई तो एग्जामिनर गलत बनाएगा ही ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं है। तो यहाँ पे इसने ओनली डाल के स्टेटमेंट को एक्सट्रीम कर दिया, तो ये स्टेटमेंट हुई है गलत। ओनली यहाँ पे और बहुत सारे वो होंगे रिसोर्सेज मिनरल्स वगैरह, लेकिन एग्जामिनर ने सिर्फ दो का ही नाम लिया और आगे ओनली डाल दिया, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत। अगर आप ये कंफर्म हो जाओ कि हाँ एक स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है, तो फिर आप तुरंत ऑप्शन काटिएगा। और सेकंड स्टेटमेंट गलत, तो इससे दो ऑप्शन कट गए, आप 50-50 तक आ गए। अब देखिएगा थर्ड स्टेटमेंट, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल, ठीक है। अगर हम लोग ट्रिक्स वगैरह के बेसिस पे जाएं तो इसको भी, स्टेटमेंट को भी हम लोग गलत मानेंगे नॉर्मली, कि यहाँ कोई एविडेंस ही ना हो हॉर्सेस वगैरह का, तो इसके बेसिस पे, क्योंकि इतनी हम लोग कोई हिस्टोरियंस तो है नहीं कि हमने इतने डिटेल में हर कुछ स्टडी किया होगा। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक है, वहाँ पे हॉर्सेस का एविडेंस नहीं था, ठीक है। बट अगर ये आपका गलत भी हो जाए इस पर कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट हम लोग 50-50 तक तो पहुँचे थे। इसका आंसर है सी। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बात करता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज सम टाइम। अब ये कोई रैंडम स्कीम है जो एग्जामिनर ने पूछ लिया है, ठीक है। अब इतनी सारी स्कीम्स हैं, जरूरी नहीं हर बच्चे को हर स्कीम्स के बारे में पता हो। तो अब देखिएगा इसमें हम लोग कैसे अपनी नॉलेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स। सेकंड, एनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटीज फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। थर्ड, रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब्स टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और फोर्थ है, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप खुद सोच के देखिएगा, ऐसे तो पता नहीं होगा, लेकिन यूपीएससी एक हिंट देती है। जैसे मैंने आपको बोला है, कोई रैंडम क्वेश्चन होगा ना, तो वहाँ पे यूपीएससी कोई ना कोई हिंट देगी आंसर तक पहुँचने का। तो यहाँ पे जो एक रूल आपको सीखने का मिलेगा वो है, अगर ऑप्शंस में किन्हीं दो ऑप्शन स्टेटमेंट में या ऑप्शंस में कुछ सिमिलरिटी हो ना, तो आंसर उनमें से कोई एक ही होगा। जैसे कि ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट देखिएगा, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय, ठीक है।
अगर सपोज आंसर इन दोनों में से कोई एक नहीं होता तो एग्जामिनर कोई और भी तो स्टेटमेंट दे सकता था इसकी जगह, जैसे यहाँ पे अलग दी एनरोलिंग द पर्सन यूनिवर्सिटी या रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो एक जैसी स्टेटमेंट एग्जामिनर बनाई ही इसीलिए थी कि भाई बच्चे एटलीस्ट 50-50 तक पहुंचे। अब इस पे आंसर तक कैसे पहुंचना वो देखिएगा। सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। और फोर्थ स्टेटमेंट, सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिएगा, गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है स्किल्स वगैरह का, तो वो सर्टिफिकेट तो खुद ही देगी ना, तो वहां पे अलग से स्कीम लॉन्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन ए स्टेटमेंट में जो नॉर्मली ट्रेडिशनल चैनल से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको सर्टिफिकेट दिया, तो फिर उनको आगे जॉब और एम्प्लॉयमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये एक मोर काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है एज कम्पेयर टू डी, तो इसका आंसर है ए। अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इसमें कोई हम लोग ट्रिक्स नहीं लगा पाएंगे, ये जस्ट प्योर नॉलेज बेस्ड था कि इंपॉर्टेंस इन बीइंग गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में कौन से टाइगर रिजर्व में मिलते हैं। तो इसका आंसर है ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसमें हम लोग कोई ट्रिक्स नहीं है, जस्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है पॉलिटी का। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। अब आपने अगर देखिए थोड़ा सिंपल ही नॉलेज आपको, ये क्वेश्चन आपको कहीं लक्ष्मीकांत डाइट कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पॉलिटी को तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर दोगे। तो क्वेश्चन में पूछा है वन ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ। सोसाइटी में एब्सेंस कब होगी, जब सभी की रेस्ट्रेंट्स खत्म होंगे तब, या कंपटीशन खत्म होगा तब, या आइडियोलॉजी खत्म हो गया तब, या फिर प्रिविलेजेस। अब देखिएगा, इक्वलिटी किससे रिलेटेड है, प्रिविलेजेस से। कुछ लोगों के पास ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, कुछ के पास कम है, तभी तो कन्फ्लिक्ट, वायलेशन और आर्म्ड रिबेलियन वगैरह ये सब हुई थी कि भाई हाँ कोई पर्टिकुलर सोसाइटी क्यों प्रिविलेज इंजॉय करे, हम क्यों नहीं करें। तो वो था इक्वलिटी लाने के लिए, तो आप ऐसे को रिलेट कर सकते हो। अब देखिए, रेस्टोरेंट्स खत्म कर देंगे, एब्सेंस होगा, तो वो जो थोड़ी ना इक्वलिटी को इंश्योर करेगा। और इसी तरह कंपटीशन खत्म कर देंगे तो वो भी एक पॉजिटिव मैसेज नहीं कन्वे कर रहा है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इनोवेशन, डेवलपमेंट, ग्रोथ कैसे आएगी। उसी प्रकार आइडियोलॉजी, तो प्रिविलेजेस इसमें बेस्ट है। प्रिविलेजेस एक नेगेटिव टोन प्रेजेंट करता है यहाँ पे, अगर इन, ठीक है। और अगर प्रिविलेजेस एब्सेंस होंगे तो सबको समानता का अधिकार मिलेगा, तो वो इसका आंसर है ए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है जो ये ट्रैफिक है इसके बारे में, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि ट्रैफिक इज ब्यूरो अंडर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हमने क्या रूल देखा है, ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी या किसी मिनिस्ट्री का नाम जहाँ पे आ जाए वहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन, यूनिपी। क्यों गलत होता है, क्योंकि एग्जामिनर को इतनी सारी स्टेटमेंट्स में से कोई स्टेटमेंट गलत बनानी होती है, तो वो वहाँ स्टेटमेंट गलत बनानी आसान है जहाँ पे नाम को इजीली बदला जा सकता है। क्या पता यहाँ पे यूएनईपी की जगह कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो और बस जस्ट एग्जामिनर नाम बदल दिया, बाकी सेम रखा, तो बस ये स्टेटमेंट गलत है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। सेकंड देखिए, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट ए थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, कोई चीज़ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ट्रैफिक, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा, ये नाम से भी रिलेट होती है कि हाँ यही काम करता हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और नॉर्मली जो गोल होता है, विजन, मिशन, वो यूपीएससी हमेशा ठीक ही देती है। तो इसकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक, फर्स्ट गलत, और इसका आंसर है बी। अब हम लोग आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन पॉलिटी का डायरेक्ट है डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट में कौन सा डीपीएसपी हमने इंक्लूड किया था, तो ये मोर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। एट्थ क्वेश्चन है, इसमें नॉलेज भी लगेगी और थोड़ी कॉमन सेंस भी लगेगी, पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट्स आर क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। मतलब खुद सोचे, देखिए राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो सिटीजन्स के होते हैं ना कि स्टेट के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट। क्या ये प्रिविलेजेस हैं? नहीं। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए एक बार, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन। और फोर्थ, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू सिटीजन। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखिए कितनी मतलब नेगेटिव है कि सिर्फ भाई कुछ ही सिटीजन्स के प्रिविलेजेस हैं राइट्स। तो राइट्स कहाँ से हो गए, राइट्स तो सबके होते हैं, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ा है। जो मौलिक अधिकार है वो सबको बराबर है, इसमें कोई कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भाई आप सब इंजॉय करते हो। तो ये स्टेटमेंट तो नेगेटिव है, वैसे ही गलत हो गई।
ए स्टेटमेंट गलत होगी। अब बी और सी में से देखिए कौन सी स्टेटमेंट थोड़ी अच्छी लगती है आपको, कि या राइट्स आर प्रिविलेजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट, या राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन। राइट्स कौन इंजॉय करता है? सिटीजन। तो सिटीजन क्लेम करता है स्टेट से कि हम ये राइट्स इंजॉय करते हैं, ठीक है, और स्टेट तभी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाता है। तो ये चीज़ है, ये स्टेटमेंट मोर ज़्यादा अच्छी है। तो इसका आंसर है सी, राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। अब 9th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें है ना हमारा रूल हुआ है फेल, ठीक है। कैसे? जैसे एक रूल है कि स्टेटमेंट में जैसे दो स्टेटमेंट में कॉमन हो, कुछ आंसर उनमें से कोई एक ही होता है, ठीक है। आंसर इसका बी और सी में से एक होना चाहिए, बट इसका आंसर है ए। तो यहाँ पे रूल फेल हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन में रूल फेल भी होगा। हमें अगर हम लोग 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं रूल्स के बेसिस पे, तो हमें 35 to 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं बस। उसमें 20 से 25 क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 में हुई थी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो वो फिर भी कैसे रूल्स के बेसिस पे, ट्रिक्स के बेसिस पे इसको आराम से सोल्व कर देगा। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ अवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटीज इन ए डिकेड। नॉर्मली आप सोच के देखिएगा, हर सिटी हमारी कंट्री की, और सिर्फ 10 साल में ही, एक डिकेड में ही उसको हम लोग स्मार्ट सिटी बना देंगे। मतलब कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी है एग्जामिनर ने। तो ये गलत हो गई, इस एक स्टेटमेंट गलत होती है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ए गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग द मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। अब देखिए ये कितनी जनरल स्टेटमेंट एग्जामिनर ने दी है। ये इनिशिएटिव है क्या? टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अभी नई नई जो डिजिटल टेक्नोलॉजी उनमें नई इनोवेशन हो, किस लिए? सॉल्विंग द मैनी प्रॉब्लम्स। मैनी वर्ड कैन, ये नॉर्मली ठीक होते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना ऑल प्रॉब्लम्स, तो हम लोग गलत मानते हैं, क्योंकि ऑल प्रॉब्लम्स तो कभी हो ही नहीं सकती, एक्सट्रीम वर्ड है। लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने खुद है ना मैनी लिख दिया, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है फेस्ड बाय अवर कंट्री। हाँ, इसीलिए तो हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सॉल्यूशन तो कर रहे हैं हम लोग, और स्मार्ट इंडिया हैकाथन इसी का पार्ट है। और नॉर्मली स्मार्ट वर्ड किससे जुड़ा होता है? डिजिटल से जुड़ा होता है। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, ये ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ ए प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अवर कंट्री कम्प्लीटली डिजिटल इन ए डिकेड। अब फिर देखिएगा, मतलब पॉसिबल है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही हो वे सारी हो डिकेड में, सारी डिजिटल हो। आप खुद सोच के देखिएगा कि हमारे देश में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे। ये 2017 का पेपर है, अभी का नहीं है। आज के टाइम पे भी कंप्लीट डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं होती है, तो उस टाइम पे तो देखिए नया नया डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उस टाइम पे कैसे पॉसिबल था? तो ये ऑल एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। अगर आप नॉर्मल सोच के भी देखिएगा तो इसकी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत, इसका आंसर है बी। अब हम लोग आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके, ठीक है। नॉर्मली ये उस टाइम थी, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में थी ये, लेकिन फिर भी देखते हैं। इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। सेकंड, इट इज़ ए 12 मेंबर बॉडी। डाटा फैक्ट बदलना आसान है, तो एग्जामिनर ने वही बदला इसको, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत, 2 ऑप्शन कट गए। अब आते हैं थर्ड पे, इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये भी क्या है? एक फैक्ट, इसको भी बदलना आसान है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन गलत होने से हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, या तो ओनली वन, ये फर्स्ट, या फिर सिर्फ थर्ड वाली। अब देखिए कौन सी को गलत करना आसान है एग्जामिनर के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। हाँ, एक नॉर्मली काम दिया है कि उसका क्या पर्पज है, क्या काम है, तो ये तो ठीक हो सकती है भाई। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट उसने एक फैक्ट दी है कि इसको चेयरमैनशिप करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो यहाँ पे फैक्ट है। क्या तो इसको आरबीआई गवर्नर करते हो, कोई और करता हो, बदलना आसान है ना, तो इसी वही एग्जामिनर ने किया है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक, इसका आंसर है ए। अब हम लोग आते हैं 12th क्वेश्चन पर। तो देखिए, विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। ठीक है भाई, मे बी सिर्फ सॉन्ग हो या डांस हो, होल्ड पे रखते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, किम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस।
कितनी बार मैं बता चुका हूँ, एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो एग्जामिनर डालता ही है कुछ स्टेटमेंट को गलत करने के लिए। ओनली, मस्ट, ऑल, जैसे हमने यहाँ पीछे भी देखा था, तो ये होगी सेकंड स्टेटमेंट गलत। क्या पता भाई कोई और इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते हो, सिर्फ किम्बल से यूज़ करने जरूरी थोड़ी ना है। तो ये जो ओनली वर्ड था ये हो गया स्टेटमेंट गलत। जैसे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओनली वाला था कि सिर्फ कॉपर और आयरन ही मिलेंगे सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है, आप ऑप्शन काटिएगा। अब आपके पास बच गया सिर्फ बी और डी, यानी कि 1 और 3 और 1। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली ठीक है। अब आते हैं थर्ड की बात करते हैं। इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा है, वो भी एक फैक्ट एंड नेम है। क्या पता ये किसी और लॉर्ड के बारे में और भगवान के बारे में नरेट लाइफ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो 1 पे या 1 और 3 बोथ पे जाइएगा। अगर ये ऐसा आप 1 मार्क करके आते हैं गलत भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हम लोग 50-50 तक तो पहुँचे। और नॉर्मली ये है हर बच्चे पे अप्लाई होता है रूल कि अगर 50-50 वाले जितने भी आप क्वेश्चन करके आते हो ना, उनमें सपोज आपने 20 क्वेश्चन किए, 10 या 10 से ज़्यादा आपके ठीक हो ही जाते हैं। इतनी बुरी किस्मत किसी की नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 13th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का। वो अमंग द फ्लोइंग वाज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रोयतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। और इसका आंसर है सी 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ये 2 थे जो रोयतवारी सेटलमेंट से इंडिया में एसोसिएटेड है। तो हम लोग 14th क्वेश्चन करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बायोरेमिडिएशन टेक्निक। अब देखिए ये कोई एक बायोरेमिडिएशन टेक्निक है, इस पॉजिटिव है पोल्यूशन को सोल्व करने के लिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछी है। तो देखिए, इट इज ए टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ओकर्स इन नेचर, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, नॉर्मली एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक हो सकती है। सेकंड स्टेटमेंट फिर भी अगर आप नहीं इसको ऐसे सोच पा रहे हो तो कोई नहीं, आगे पढ़िएगा। एनी कंटेमिनेंट विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लीड कैन बी रीडली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड। कम्प्लीटली, अब खुद देखिए ये एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। कम्प्लीटली यानी कि जस्ट 100%। 100% तो यार कुछ होता ही नहीं है ऐसा, 0.1% कुछ तो रह ही जाएगा ना। तो ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट आप ऑप्शन कट करिएगा, तब ऑप्शन बच गया सिर्फ ए 1 ओनली और 1 और 3 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर रेमिडेशन। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी, हाँ तो कैन एक नॉर्मल वर्ड है, पॉसिबल है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक जो टेक्नोलॉजी है उससे हम लोग अब नहीं तो क्या पता फ्यूचर में कर दें, फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं होता ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड या जो फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है वो नॉर्मली ठीक होते हैं। क्योंकि क्या पता सपोज आज जेनेटिक इंजीनियर ऐसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बना पा रही, लेकिन फ्यूचर में तो बना सकती है ना, फ्यूचर तो किसी को नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी ठीक। तो इसका आंसर है सी 1 और 3। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन बात करता है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है। अब देखिए 1929 ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, और ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एरा में आप लोग एक चीज़ भी याद रखिएगा कि ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो इंडियंस के फेवर में होगा, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, नहीं ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो होगी ही बिल्कुल भी नहीं। अगर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके थ्रू जो इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखिए अर्बिट्रेरी पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसका ये भी नहीं है, ठीक है। एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ए ट्रेड डिस्प्यूट में भी ये हो सकता था। ए सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड ए बैन ऑन स्ट्राइक्स, ठीक है। इसका आंसर नॉर्मली डी है। नॉलेज ओरिएंटेड काफ़ी था, लेकिन इसमें जो ट्रिक्स मैंने अभी बताई है ना, ए ऑप्शन तो आपने ऐसे कट कर दिया। और काफ़ी आगे हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस में ये यूज़ हेल्पफुल होगी कि ब्रिटिशर्स जो भी चीज़ अगर वो एक्शन लेंगे, कोई भी लॉ पास करेंगे, कुछ भी एक्ट पास करेंगे, वो अपने फेवर में करेंगे, वो इंडियंस फार्मर्स वर्कर्स के फेवर में नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर डी है। अब आते हैं 16th पे।
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन, किस लिए? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, भाई सबको पता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रास रूट लेवल को एम्पावर करते हैं, रिसोर्सेज और पावर प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं ना। तो इसका आंसर 16 का बी। अब आते हैं 17 पे। डीपीएसपी को लेके क्वेश्चन है कि डीपीएसपी किस पे लिमिट्स लगाते हैं, ठीक है। प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट डीपीएसपी के चैप्टर में लिखा हुआ है नॉट एनफोर्सिएबल। अगर ये एनफोर्सिएबल नहीं है तो लिमिट्स किस पे लगाएंगे, किसी पे नहीं, ना लेजिस्लेटिव फंक्शन पे ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, तो इसका आंसर है डी। अब आते हैं 18th क्वेश्चन पे। अब 18th क्वेश्चन देखिएगा, द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी सीन इन न्यूज रेफर टू। यूपीएससी मैक्सिमम टाइम जहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन होता है, विजयनगर एम्पायर, अरुणाचल प्रदेश, अशोका, अकबर, ठीक है, ये सब चीज़ें जहाँ पे ये होता है ना, मैक्सिमम टाइम आंसर यूपीएससी यही देती है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली तो ऐसे पता नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा यूरोपियन यूनियन, ठीक है। हमेशा जहाँ पे भी अगर दिखे ना ऑप्शंस में यूरोपियन यूनियन दिखे, तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन पे ही जाना। जैसे 2025 में भी एक क्वेश्चन आया है, आई थिंक वो टैक्स रिलेटेड था, कोई नेचर का टैक्स वगैरह या फिर कुछ वो, और उसका आंसर भी यूरोपियन यूनियन ही था। और फिर भी अगर आप सोच के देखिए थोड़ा, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी, एक सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी तो बेस्ट किसकी, यूरोपियन यूनियन की तो है ना, G20 की भी नहीं है, ब्रिक्स की भी नहीं है, और आसियान बचा और यूरोपियन यूनियन बचा, तो मोर ऑफ यूरोपियन यूनियन पे आप जाइएगा। 19th क्वेश्चन, ये कौन सा बीच था उसका है, इसमें कोई आपको ठीक है नॉलेज और आइडिया है तो ठीक है, वरना आप इसको नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर है ये चंदीपुर, जो सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ठीक है। इसमें पूछा है विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988, इसमें कौन सी स्टेटमेंट है उसको कंसीडर करिएगा। ये थोड़ा नॉलेज भी और साथ में कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे देखते हैं अब हम लोग, ए प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ए बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब आप खुद सोच के देखिएगा कि अवेयर नहीं है। अब सपोज किसी जो है प्रॉपर्टी है वो बेनामी ट्रांजैक्शन वगैरह उसने की है, ठीक है, और बाद में वो मना कर देगा अथॉरिटीज़ के आगे कि भी सर मैं तो अवेयर नहीं था इस चीज़ को लेके, तो वैसे तो हर कोई मना कर देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। इसको गलत कीजिए तो आपके पास बचा बी और डी, ओनली 2 और 2 and 3 बोथ। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट ठीक। अब थर्ड पे आइए, एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन अपीलेट मैकेनिज्म। अब देखिए इस स्टेटमेंट में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो लिख दिया 3 अथॉरिटीज। अब क्या पता कितनी अथॉरिटीज हो, फैक्ट यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं। और सेकंड देखिए कि कोई भी अपीलेट का मैकेनिज्म ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, अपील करने की तो प्रोविजंस होते ही हैं हर जगह, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, ठीक है। आप खुद सोच के देखिएगा, हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, सबको राइट सब कुछ है, तो अपील करने के अधिकार नहीं होंगे क्या किसी को, तो स्टेटमेंट भी गलत। इसका आंसर है बी, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 21st क्वेश्चन की, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन बोलता है कि ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कंसिक्वेंसेस, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे ट्रिक्स और रूल्स लगाते हैं। पोलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, जहाँ पे सम वर्ड आता है वो ठीक होता है। अब आप थोड़ा सोच के देखिएगा जस्ट कि अगर बटरफ्लाइज की जो स्पीसीज हैं वो उनमें काफ़ी गिरावट आ जाती है, तो बटरफ्लाइज पोलिनेशन तो करती हैं, तो कुछ प्लांट्स के पोलिनेशन, कुछ प्लांट बोला इसने, तो नहीं कि ऑल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स का जो पोलिनेशन है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा। हाँ तो क्यों नहीं हो सकता भाई, ठीक है। एक नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट है और कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देयर कुड बी ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। अब ये देखिए ड्रास्टिक इंक्रीज, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। ड्रास्टिक क्या, ड्रास्टिक कितना ड्रास्टिक, और क्या जरूरी है कि वो ड्रास्टिक ही होगा, ये वर्ड ही उन्होंने मतलब डेंजरस बताने के लिए कि ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, इसको हम लोग गलती करते हैं, ग्रेटली इंक्रीज ये सब,
देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। ठीक है, आप ऑप्शन कट करिएगा ए और सी। इट कुड लेड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। हाँ, तो क्यों नहीं हो सकता भाई, कुछ काफ़ी सारी बटरफ्लाइज हुई हैं, एक फूड चेन फूड वेब होता है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक, इसका आंसर है सी। अब आप लोग ये मत देखिएगा सर कि यहाँ पे एडवर्सली इफेक्टेड लिखा है। अब कंटेक्स्ट समझना, डायरेक्ट जस्ट आप रूल्स को मेमोराइज करके जाओगे तो पक्का आप रूल्स पे गलत करोगे, क्योंकि क्या होता था 2020 से पहले रूल्स डायरेक्ट हो जाते थे, कहीं पे भी ओनली दी गया, एक्सट्रीम दी गया, ये सब दी गया इन चीज़ों पे। बट अब 2020 के बाद यूपीसी क्या करती है, थोड़ा कॉमन सेंस भी बच्चों की चेक करती है, ना कि डायरेक्ट जस्ट रूल पे ही फॉलो करो। तो यहाँ पे एडवर्सली इफेक्टेड है ना, आप इसका समझिए पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से। एक सेकंड जस्ट, हाँ, कुछ प्लांट्स को एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। अब देखिएगा हजारों प्लांट्स है, कोई 2 या 3 प्लांट्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, तो स्टेटमेंट ठीक हो गई ना, बस यही है। अब यही लॉजिक इसमें लगा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। और सेकंड मैंने बता दिया ड्रास्टिक इंक्रीज, ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है, इसको गलत कंसीडर करते हैं। आप नोटिस कीजिएगा जहाँ पे भी कहीं भी ये वर्ड लिखा मिलेगा ना, वो स्टेटमेंट हमेशा गलती होगी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन भी हम लोग और आपको दिखा देंगे। तो इसका आंसर है सी। अब आते हैं 22nd क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें भी ट्रिक और कॉमन सेंस दोनों यूज करेंगे हम लोग। देखिए कैसे। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स बट व्हाट इज आर लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। कि भाई एल्गी बेस्ड जो बायोफ्यूल्स है ना, उनको प्रोड्यूस करना तो पॉसिबल है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो कौन सी लिमिटेशंस हो सकती हैं वो हमें देखना है। लिमिटेशंस यानी कि नेगेटिव्स की बात की है। अब देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स। तो इसका डेवलपिंग कंट्री से क्या लेना देना भाई, मतलब खुद देखिए देखा, सिर्फ सीज में हो सकता है, कॉन्टिनेंट्स में नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता कॉन्टिनेंट में? खुद एग्जामिनर ने इसको एक्सट्रीम बना के बता दिया कि हाँ भाई मैं स्टेटमेंट गलत पूछ रहा हूँ आपसे। आप खुद सोच के देखिएगा, एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स हैं वो ओशियंस पे या सी में ही क्यों भाई, कॉन्टिनेंट्स में कोई बड़ी लेक रिवर या कहीं कुछ वहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, कोई रिसर्च की हुई है, कोई एग्जामिनर ने क्या डिटेल में किया है कि हाँ नहीं इस पे कोई रिसर्च हुई है कि हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है? तो ये एक एक्सट्रीम वर्ड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसको कट करिए, ए और डी। थर्ड स्टेटमेंट है वो ठीक है। अब बात है सेकंड। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। हाँ, तो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की दिक्कत ही क्या है? यही तो है कि हमें जो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट और एक्सपर्टीज भी चाहिए, फाइनेंशियल का इशू आता है, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स आते हैं, और वही चीज़ इसने यहाँ बोला है। तो वही तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, 2 और 3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 23rd क्वेश्चन पर। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में इसने पूछा है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। हाँ भाई, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, नॉर्मल जनरल स्टेटमेंट है। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन एडोलसेंट गर्ल्स एंड वुमेन। हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो सकती है। थर्ड की बात करते हैं। टू प्रोमोट द कंजप्शन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स एंड अनपोलिश्ड राइस। और फोर्थ में लिखा है टू प्रोमोट द कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री एग। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। अब देखिए, पोल्ट्री एग ये नॉन वेज में हो गया, और ये काफ़ी लोगों के जो कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल सेंटीमेंट है उनके अगेंस्ट होगा, तो गवर्नमेंट तो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही गलत कीजिएगा। तो बच गए 2। अब यहाँ पे देखिएगा, टू प्रोमोट द कंजप्शन ऑफ मिलेट्स कोरल्स, ये स्टेटमेंट में लगती पॉजिटिव है कि हाँ भाई नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है तो प्रोमोट क्यों नहीं किया होगा। ठीक है, नॉर्मली इसका आंसर और कोई बी मान के आता है, बट इसका आंसर है ए, 1 और 2। अगर आप ब्लाइंडली रूल्स फॉलो करो तो 4 से 2 पे जा सकते हो, बट अगर इसमें आप बी ऑप्शन भी मार के आओ ना और आपका गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कभी कभी रूल्स फेल भी होंगे तो उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं सोचना आपको। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 24th क्वेश्चन की। The Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade union। अब मैंने क्या बताया था आपको उस पीछे वाले क्वेश्चन में जो ब्रिटिशर्स के बारे में पूछा था,
ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में कि ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ भी नहीं देंगे जो इंडियंस के लिए पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे तो बोला है फैक्ट्री एक्ट टू वेजेस को भी फिक्स कर दिया और अलो वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। तो अगर वो ट्रेड यूनियंस को फॉर्म कर होने देंगे तो जो इंडस्ट्रीज में जो एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे वर्कर्स, वो कैसे कर पाएंगे? उनको तो नुकसान हो जाएगा ट्रेड में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, बट ब्रिटिशर्स का हमें पता है कि हम लोग ब्रिटिशर्स कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं करेंगे, तो स्टेटमेंट होगी गलत। ठीक है, अब इसका आंसर बच गया बी या डी। अब एन.एम. लोखंडे वाज ए पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ये स्टेटमेंट ठीक है, और हम सबने कहीं पढ़ी ना होगी, अगर हिस्ट्री हमने थोड़ी भी बेसिक भी पढ़ी है तो वहीं पे एन.एम. लोखंडे जी का नाम आता है। लेबर मूवमेंट में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, तो इसका आंसर है बी 24th। अब हम लोग बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। In context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? कार्बन को हम लोग सिक्वेस्ट्रेट करते हैं तो वहाँ पे कौन सी पोटेंशियल है? कैन बी और पोटेंशियल, यानी कि एक फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ स्पेलिंग के लिए सॉरी, जो चीज़ आज पॉसिबल नहीं है वो फ्यूचर में पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ये देखिए कि जो अबेंडेंट और अनइकोनॉमिक कोल सीम्स है तो वहाँ पे तो कर सकते हैं हम लोग। अगर आज नहीं कर सकते तो क्या है कि फ्यूचर में तो कर सकते हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि अभी नहीं कर पाए तो बाद में कर लेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑयल और गैस रिजर्व्स में भी कर सकते हैं जो डिप्लीटेड हो चुके हैं, और सबटेरिनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं। नॉर्मली एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन था ये, जो एप्लीकेशन बेस्ड, तो इसका आंसर है डी। अच्छा गाइज, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किए, आपका करना कैसे है, 2017 की इस वीडियो को मल्टीपल टाइम आप देखिएगा, ठीक है, और साथ के साथ मार्क कर लीजिएगा कि हाँ इस स्टेटमेंट में ऐसे गलत किया था, इस स्टेटमेंट को ऐसे गलत किया था, और ये जितनी भी रूल्स हैं उनको कोशिश कीजिए याद करने का। आपको अलग से कुछ और नहीं करना है, आपको जस्ट 2017 से 2025 के सेट ए की कॉपी निकलवानी है, ठीक है, PDF, जैसे मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और उसमें ऐसे आप मार्क करते रहिएगा कि हाँ इस स्टेटमेंट में यहाँ पे सिर्फ ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये होता है जहाँ पे हम लोग इसको गलत करते हैं, ये इसलिए गलत हुआ। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब सपोज हम लोग 2017 का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, इसको आप 2-3 बार देखिएगा, खुद प्रैक्टिस भी करिएगा। फिर हम लोग जब 2018 का लाइन डिस्कस करेंगे उससे पहले आप एक बार खुद सोल्व करके देखिएगा 2018 का, कैसे कि कहाँ कहाँ आप लोग ट्रिक्स लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। आप चाहे 1 से 2 क्वेश्चन में लगा पाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि जस्ट मेरे डिस्कस करने से और आपके सिर्फ लेक्चर सुनने से आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे। आपको मल्टीपल टाइम ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी होंगी, रिवाइज करनी होगी, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो ये करना है आपको नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट 2018 का वीडियो देखने से पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन सोल्व करके देखिएगा 2018 के, और फिर इस पे आइएगा, ठीक है। और हाँ एक बात और, जितनी भी ट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कि एक्सट्रीम वर्ड्स की हो गई, ठीक है, सम, ये जो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गई, सम, मैनी, ये नॉर्मली ठीक होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड गलत लेते हैं। कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो वो हम लोग गलत लेते हैं, ठीक है। कई स्टेटमेंट में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सेम वर्ड हो तो उसको हम लोग एक को ठीक मानते हैं, एक ही उनमें से एक आंसर होता है। ये जितनी भी ट्रिक्स हैं इसको आप लोग अलग से टाइम वेस्ट मत कीजिएगा अपना 2020 के बाद, और फिर 2021 से 2025 की एक सभी लिस्ट का कंपैरिजन मैं आपको दे दूंगा। कैसे कि सपोज यहाँ पे ट्रिक्स लिखी है, यहाँ पे ईयर होगा 2017 से 2025, और यहाँ पे कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ये वाली ट्रिक लगी है और कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ये वाली ट्रिक नहीं लगी है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी ट्रिक्स, कौन से क्वेश्चन में ये ट्रिक लगी है, कौन से में क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगी है। उसके बाद आपको क्या करना है उस लिस्ट से आपको ट्रिक्स वाइज भी रिवाइज करने 2007 से 25 तक। तो आप अलग से अपना प्लीज टाइम वेस्ट मत करें, आप इसी को बार बार देखें और अपना जो स्टैटिक कोर सब्जेक्ट है उस पर भी अपना फोकस बढ़ाएं, ठीक है। तो ये काम मैं आपके लिए भी तैयार कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं कोशिश करूँगा 2020 का पेपर जब डिस्कस करूंगा उसके साथ के साथ आपको एक कंपैरिजन वाली लिस्ट भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। टेलीग्राम पे प्रॉपर में डिस्कस भी, यूट्यूब पे यहाँ प्रॉपर मैं आपको डिस्कस भी करूंगा उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे उसको यूज़ करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26th। द ऑब्जेक्ट of the Butler Committee of 1927 was
क्या ऑब्जेक्ट था? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। ये भी थोड़ा काफ़ी न्यूज़ में था, मोर ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड ही है। इसका आंसर है ए, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन अवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th। अब ये देखिए, द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स आर पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या करते हैं? गलत। क्यों? क्योंकि इनको चेंज करना आसान है। क्या पता कोई और ऑर्गेनाइजेशन उसकी जगह यूएन दे दिया। दूसरी, इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। क्या भाई, क्या पता ये ना हो, ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी का नाम है और यहाँ पे भी चेंज करना आसान है, तो ये भी गलत है। देखिए, आप अगर रूल्स पे जा रहे हो ना तो प्लीज़ रूल्स पे आप लोग स्टिक रहिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा। ये मत सोचना कि हाँ यार यूपीएससी ना इधर तो देती नहीं है, बहुत रेयर का देती है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके कभी गलत हो भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होंगे, हर किसी के गलत होंगे, ठीक है। आपको मैंने फिर बता रहा हूँ, मैं आपको टारगेट करना है 60 में से, एलिमिनेशन बेस्ड में से 35 से 40 क्वेश्चन, ठीक है। और बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है उनमें से 30 क्वेश्चन आते हैं नॉलेज बेस्ड, जो आपको बेसिक बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, और 10 क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के, ठीक है। बस ये सिंपल नियम है, ठीक है। तो इस पे आपको फॉलो कीजिएगा। और कट ऑफ हम नॉर्मली पता है 90 के आसपास है, तो आप आराम से सेफली स्कोर को कर लोगे। इसका आंसर वैसे डी है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, गलत है। अब आते हैं 29th क्वेश्चन पे, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। अब ये किसके लिए है? रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स ओनली। क्यों भाई, और सिटीजन्स क्यों नहीं हो सकते, सिर्फ रेजिडेंट्स ही क्यों? ये स्टेटमेंट गलत। पर्सन ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55 ओनली। क्यों भाई, क्या पता यहाँ पे 59 हो, क्या पता 60 एज हो, क्या पता 18 से स्टार्ट हो, तो कुछ भी पॉसिबल है ना। तो ये भी डाटा है, बदलना फैक्ट है, बदलना आसान है, ये भी गलत। अब देखिए, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। और डी ऑप्शन देखिए, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइनिंग दिस सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। अगर आपको ये डेट नहीं दी होती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा लगाऊं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डेट दे दी, और डेट बदलना बहुत आसान है। अब क्या पता यहाँ पे 1 अप्रैल की बजाय 1 मार्च हो, और क्या पता 2004 की जगह 2006 हो, 8 हो, कुछ भी हो, बदलना आसान है ना। तो ये भी इसका मतलब एग्जामिनर ने बदल के ही दी होगी, और ये गलत है। इसका आंसर है सी, ठीक है। वरना आप खुद सोच के देखिए, किसको पता होगा ये कौन, ये क्वेश्चन बच्चा नॉलेज के बेसिस पे करके गया होगा, किसको आइडिया होगा? बहुत रेयर चांस है किसी को शायद पता हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 पे, विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन है भाई नॉलेज बेस्ड रिवर्स का। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम, ठीक है। आपको पता होगा ये स्टेटमेंट है गलत, ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता दोनों का सोर्स अलग अलग है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, ये स्टेटमेंट ठीक है। अगर एक ये रूल है, बट ये में भी शायद आप लोग पजल ना हो जाए, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आप समझ जाओ तो अच्छा है, ना समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादा स्कोर में वेरी नहीं करेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। अगर कोई एग्जामिनर ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा फैक्ट पूछता है जिसको कभी आपने सुना नहीं होगा, जिसको कि याद करना पॉसिबल नहीं है, तो वो नॉर्मली ठीक होता है। जैसे रिवर रंगीत हमने कभी सुनी नहीं होगी, हम लोग जब रिवर्स भी पढ़ते हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा गोदावरी कृष्णा कावेरी, जो ये मेन रिवर, इनके हम लोग जो ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं ना, तो शायद ही हमने कभी रंगीत सुना भी होगा, ठीक है। मतलब उस टाइम पे, अभी तो बाद में ये PYQ आ चुका था, 2017 ऑनवर्ड्स लोगों ने पढ़ लिया होगा बच्चों ने, लेकिन उससे पहले शायद ही किसी ने पढ़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली यूपीएससी ठीक देती है, ठीक है। अगर इस बेसिस पे आप कर पाओ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन पे आप या तो अटेम्प्ट कीजिएगा अगर नॉलेज है, वरना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ बी है, ये सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है इसकी। अब 31st क्वेश्चन देखिएगा, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो डेट ट्रांसमिट डेंगू। हाँ, एक नॉर्मल स्टेटमेंट में भी ठीक हो सकती है कि जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो डेट ट्रांसमिट डेंगू। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल। हाँ, इज पॉसिबल, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है यार, कितनी जनरल स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक और फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक, इसका आंसर है सी। हाँ, इसमें आप थोड़ा शायद कंफ्यूज हो सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट पे कि क्या वो सेम मॉस्किटो है या नहीं है।
बट ये थोड़ा हाँ यहाँ पे नॉलेज भी, क्योंकि उस टाइम जी का वायरस न्यूज़ में भी था, तो मोर ऑफ आप थोड़ा फर्स्ट स्टेटमेंट को नॉलेज बेसिस पे भी आप ले सकते हो, बट सेकंड स्टेटमेंट इसकी डुएबल थी कॉमन सेंस से। अब आते हैं देखिए 32nd क्वेश्चन पे। द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मैंडेटरी है। अब नॉर्मली मैंडेटरी लीगल बाइंडिंग स्टेटमेंट को हम लोग गलत मानते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली जस्ट ट्रिक्स को ब्लाइंड करोगे तो इसको आप गलत कर दोगे, लेकिन आप खुद थोड़ा सोच के देखिएगा, जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो टायर्स और उसका जो ट्यूब्स है उस पर मैंडेटरी दिए होंगे उन्होंने स्टैंडर्ड मार्क्स वगैरह, किस लिए? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए कि भाई हाँ क्वालिटी उसकी कितनी अच्छी वो है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में अगर फिर भी आप ब्लाइंडली जाओगे गलत कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया तो इट्स ओके। अब एग मार्क इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब एफ ओ क्या है? बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेम बदलना आसान है, तो गलत। और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक है, इसका आंसर है ए। अब नेक्स्ट आते हैं 33 क्वेश्चन पे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। अब ये देखिए इसका एडवांटेज क्या है। इट इज़ ए पैन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, इट इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। हाँ, ये नॉर्मल एक जनरल स्टेटमेंट है, पैन इंडिया है ही, कुछ एक्सट्रीम या कुछ ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा डाउट क्रिएट हो। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इट प्रोवाइड्स द फार्मर एसेस टू नेशन वाइड मार्केट। अब नेशन वाइड है, पैन इंडिया है तो नेशन वाइड ही होगी। देखिए कैसे दोनों स्टेटमेंट आपस में जुड़ गई। विद प्राइसेस कमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। हाँ, तो कितनी एक जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करेगी तो वे किसी एक अच्छे पर्पज के लिए ही करेगी ना, और ये बस ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है और ये इसका आंसर है सी। तो ठीक है, हम लोग ऐसे 3 पार्ट्स में हर पेपर को डिस्कस करेंगे 33 क्वेश्चंस करके। तो आप लोग इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिएगा, अपना 2017 के पेपर में एड ऑन कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, रूल्स भी सीखिएगा और साथ में थोड़ा कॉमन सेंस भी सोचिएगा। और ये है ना, बार बार आप देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, ट्रस्ट में ये कॉमन सेंस तभी डेवलप हो पाएगी, तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।